हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 26 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 3 फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, कोर्स कोड BP601T, जो कि हमारे बी फॉर्म 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। हम इन सभी प्रश्नों के आंसर्स को भी देखेंगे और इनके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड कोई और प्रश्न आपके सामने आए तो आप उनको भी आसान तरीके से हल कर सकें। मैं हूं डॉक्टर बजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। आप कहेंगे काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आसान तो है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और ख़ास बात है कि कई बार ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी बैक्टीरिया की स्पीसीज़ है जो कि ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रेसी को कॉज करती है, जिसे हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम क्लास का तो बैक्टीरिया है और साथ ही साथ जो अपना नाम खुद ही बता रहा है कि मैं कौन सी बीमारी कर रहा हूँ, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो नाम है ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया होता है और इसी की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर इम्यूनिटी अगेंस्ट। BCG वैक्सीन जो है ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, काफ़ी साल पहले शुरू हुआ था, कईयों दशक पहले, उन कंट्रीज़ में खास करके जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस बहुत होती है। और ये जो वैक्सीन है खास करके बच्चों को प्रोवाइड की जाती थी ताकि प्रिवेंशन हो ट्यूबरक्लोसिस से। ट्यूबरक्लोसिस की ये जो वैक्सीन है BCG, इसका फुल फॉर्म होता है बेस्ली कालमेट ग्वेरिन। ये कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में ही यूज़ की जाती है, सॉरी उसके प्रिवेंशन में यूज़ की जाती है ताकि व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस ना हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A combination of medicines which are applied to treat tuberculosis is। देखिए कई बार देखा जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है उसमें आप देखते हैं कि एक ड्रग नहीं दी जाती, एक से ज़्यादा ड्रग दी जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शंस हैं, टू जनरेट अ बेटर रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी टू डिक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ द एंटाइटी टू द ट्रीटमेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। देखिए बहुत ही सीधी सी चीज़ है कि जो हम लोग मेडिकेशंस देते हैं ताकि बेहतर रिस्पांस आए, जल्दी से ट्रीटमेंट हो, जल्दी व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाए। साथ ही साथ जो व्यक्ति है उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो रेसिस्टेंट ना हो जाएं, कि वो जो ड्रग आप एक सिंगल ड्रग उससे प्रोवाइड करें, चाहे वो फर्स्ट लाइन ड्रग हो चाहे सेकेंड लाइन ड्रग हो, और वो उसके प्रति रेसिस्टेंट हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं होगा। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके ही ये ट्रीटमेंट जो है कम्बिनेशन के रूप में दिया जाता है, कम्बिनेशन थेरेपी जो है वो दी जाती है। तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द सेकेंड लाइन ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ये एक इस प्रकार का प्रश्न है जो काफ़ी बार पूछा गया है और ये पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है कि आपसे फर्स्ट लाइन ड्रग सेकेंड लाइन ड्रग का कोई एग्जाम्पल दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन सी ड्रग है। तो इसीलिए इस प्रश्न में हम लोग कई सारा क्या नाम है ड्रग्स का नाम ले रहे हैं ताकि आपके ये एक साथ में ही तैयार हो। जैसे कि P है साइक्लोसेरिन, Q स्ट्रेप्टोमाइसिन, R क्लोफाजिमिन और S पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम पास भी कहते हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी हैं जो सेकेंड लाइन ड्रग्स में हैं। तो इसका आंसर जो है, देखिए मैं पहले बता दूं, साइक्लोसेरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है वो सेकेंड लाइन ड्रग। तो आंसर क्या होगा, वो तो सी होगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन में देखिए आइसोनियाजिड है, रिपेम्पिसिन है, हमारा पैराजीनामाइड है या इथेम्ब्यूटॉल है, इस तरीके की जो ड्रग्स हैं वो सब फर्स्ट लाइन एजेंट्स में अंतर्गत आती हैं। साइक्लोसेरिन है, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, फ्लूरोक्विनोन्स हैं, मैक्रोलाइड्स हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं। ये आप सब देख रहे हैं कि ये सब के सब जो है एंटीबायोटिक्स हैं। और ये सारे के सारे साथ ही साथ इथेनोमाइड और पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम पास बोलते हैं, ये सब के सब जो है वो सेकेंड लाइन ड्रग के रूप में आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कौन सी ये क्लासिफिकेशन है जनरली एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट का, और इस पर काफ़ी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, कम्पिटेटिव इनहिबिटर विथ पाबा, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, इनहिबिट RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द पॉलीमरेज, या फिर ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसिस लाइक क्लोरमफेमिकॉल। देखिए जो आइसोनियाजिड हमारा ड्रग है वो एंटीबायोटिक जैसा नहीं है जो और एंटीबायोटिक्स हैं,
ये काम क्या करता है कि माइकोलिक एसिड सिंथेसिस के जो को इनिबिट करता है, जो कि हमारे बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप कह सकते हैं कि वो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करता है, तो साथ ही साथ माइकोलिक एसिड को इनिबिट करके, तो इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, बी। याद रखिएगा कि आइसोनियाजिड जो है वो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर के रूप में यूज़ किया जाता है, या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीनोग्लाइकोसाइड एजेंट्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। एक अमीनोग्लाइकोसाइड ऐसा है जो कि हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग के सेकेंड लाइन ड्रग के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में। और जो ये ऑप्शंस हैं, देखिए हमने आपसे एक वीडियो दिया था जहाँ पे हमने आपसे कहा था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए जो साइक्लोसेरीन है, आइसोनियाजिड और इथाम्ब्यूटॉल है, ये तीन जो हैं ये अमीनोग्लाइकोसाइड है ही नहीं, मतलब ऑप्शंस में है ही नहीं। केवल एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड के अंतर्गत आता है, जैसा कि हमने पहली यूनिट में भी देखा था। तो इसीलिए सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ की जाने वाली एक काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एक क्या कह सकते हैं आप, एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन ही जो है अमीनोग्लाइकोसाइड है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पास दैट इज पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड इज। ऑप्शन है आपके पैरा कंपिटिटर एंड इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर, डीएनए पॉलीमरेज इनिबिटर, इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। देखिए जो पाबा या जो क्या नाम है पास है, जो ड्रग है, और पाबा, इन दोनों को अगर आप देखिए तो स्ट्रक्चर लगभग एक है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जैसा जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पर, और इस स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस की वजह से यहाँ पर कंपटीशन होगा पाबा के साथ हमारी ड्रग का, और फिर वो फोलेट की जो सिंथेसिस है उसको क्या करेगी, इनिबिट करेगी, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और इस तरीके से पास जो है वो अपना काम करती है, जो कि एक सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, पाबा कंपिटिटर एंड इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफैम्पिन, जिसको हम लोग रिफाम्सेटिन बोलते हैं। ये जो ड्रग है इसके क्या नाम है, ऑप्शंस हैं आपके पावा कंपिटिटर, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर्स, इनिबिट आरएनए सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हमारी एंटीबायोटिक है, ये एक एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक जो है वो इनिबिट करती है आरएनए सिंथेसिस को, ताकि बाय द बाइंडिंग टू द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पे जाकर के बाइंड करेगा, और जिसकी वजह से जो आरएनए की सिंथेसिस है वो क्या हो जाती है, इनिबिट हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट होने की वजह से प्रोटीन जो चाहिए बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए वो उसको मिलता नहीं है, या मल्टीप्लिकेशन के लिए वो उसको मिलता नहीं है, और इस प्रकार से जो आपका ट्रीटमेंट है ट्यूबरकुलोसिस का वो हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा इनिबिट आरएनए सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सुटेबल स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड की सिंथेसिस जो है हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है, या आप कह सकते हैं कि मोस्ट सुटेबल तरीका है, उसमें कौन सा हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे। एग्जाम्पल्स हैं इथाइल आइसो नाइट्रोरेट, आपका पैरिडीन, 4 पिकोलाइन, या फिर आइसो निकोटिनिक एसिड, और फोर्थ ऑप्शन इज इथाइल अल्कोहल। तो देखिए ये सभी न सभी या तो इंटरमीडिएट है हमारे सिंथेसिस में, जो हमारी सिंथेसिस है पूरी स्कीम है जो, और या फिर जो है स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में भी यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन जो बेस्ट सुटेबल स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड वो है हमारा 4 पिकोलाइन से हम शुरू कर सकते हैं, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं आइसोनिकोटेनिक एसिड में, एंड देन आगे चले जाएंगे। या फिर आइसोनिकोटेनिक एसिड अगर उपलब्ध है तो वहीं से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इथाइल आइसोनिकोटेनेट में, और उसके बाद फिर आइसोनियाजिड की जो है सिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर है वो है हमारा सी, दैट इज़ 4 पिकोलिन या फिर आइसोनिकोटेनिक एसिड, दोनों में से जो अवेलेबल हो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं आइसोनियाजिड की सिंथेसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज N-acetyl isoniazide is the major metabolite of isoniazide produced by acylation by। देखिए आइसोनियाजिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो एक प्रश्न तो यही है कि आइसोनियाजिड का मेटाबॉलिज्म होने पर जो सबसे ज़्यादा या मेटाबोलाइट प्राप्त होते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो हो गया हमारा एन एसिटाइल आइसोनियाजिड, जो कि इस क्वेश्चन में हमको पहले से ही बता रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया होती किस एंजाइम के द्वारा है? ऑप्शन है आपके हाइड्राजीन, आइसोमिरेज, बीटा लैक्टमेज, या फिर डी है हमारा ऑप्शन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप मतलब इस आइसोनियाजिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तब भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो हाइड्राजीन है वो तो एक कंपाउंड है, वो कोई कैटलिस्ट तो है नहीं, या क्या नाम है, एंजाइम तो है नहीं। आइसोमेरेज की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। बीटा लैक्टमेज हमको मालूम है कि वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के ऊपर काम करता है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बच रही है, और ऊपर क्वेश्चन में भी कह रहा है एसिटाइलेशन, तो इसीलिए जो आंसर है हमारा वो क्या है? एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। डी ऑप्शन जो है वो होगा राइट आंसर, क्योंकि ये एन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है वही हमारे आइसोनियाजिड का मेटाबॉलिज्म करता है, उसको डिफरेंट मेटाबोलाइट्स में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to star studies of isoniazid, pyridine ring is essential, acid hydrazine group on position 4, substitution on N1 reduces activity, और ऑल ऑफ द अबव। जब हम लोग आइसोनियाजिड का सार देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आइसोनियाजिड में जो हमारी पैरिडीन रिंग है उसे हम हटा नहीं सकते। अगर हम उसे रिप्लेस करते हैं किसी भी दूसरे रिंग के साथ, जैसे कि बेंजीन या ऐसी कोई रिंग के साथ, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। एसिड हाइड्रोजाइड जो ग्रुप लगा हुआ है हमारा CONH2 ग्रुप, ये ग्रुप जनरली हमें पोजीशन नंबर 4 पे या पैरा पोजीशन पे रिंग पे देखने को मिलता है। अगर हम इसकी पोजीशन इधर उधर करते हैं, तीसरे नंबर पे या मेटा पोजीशन पे लगाते हैं, तो क्या होता है कि एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, कम हो जाती है एक्टिविटी, यानी ये भी काम जरूरी चीज़ है। और अगर हम लोग N1 जो पहला हमारा C+ONH वाला जो H है, अगर उसे हटा करके कोई ग्रुप एल्किल ग्रुप लगाने की कोशिश करते हैं तो एक्टिविटी पे काफ़ी इफेक्ट आता है, वो रिड्यूस हो जाती है एक्टिविटी। इसीलिए जो ऑल ऑफ द अबव है वो सही है, यानी ये तीनों बातें सही हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश 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 एंटीबायोटिक वाज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, सिंथेसाइज के स्पेलिंग में एन देख लीजिएगा, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटीज। यानी कि एक तो चीज़, एक प्रश्न तो यही है कि ये जो हमारी एंटीबायोटिक है, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक, वो कहाँ से आती है? एक्टिनोमाइसिस से आती है। एक तो क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा एक्टिनोमाइसिस, और नाम दिया हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटर्नी, जो कि इसका नाम दे दिया आपको ऑर्गेनिज्म का, और पूछ रहा है कि यहाँ पे इससे कौन सी एंटीबायोटिक हमें मिलती है। जो एंटीबायोटिक यहाँ पे मिलने वाली है वो है हमारी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, और उसका नाम है रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन जो है वो एक्टिनोमाइसिस से ही क्या की जाती है? सिंथेसाइज की गई थी सबसे पहली बार, और आज भी उसी से हम लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आंसर होगा हमारा रिफैम्पिसिन होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following was the first therapeutically used क्यूनोलिन एंटीबैक्टीरियल एजेंट? ये प्रश्न भी देखिए काफ़ी ट्रिकी है, इसलिए क्योंकि आज के समय में हम लोग जब सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप थोड़े बड़े बुखार वगैरह हुआ तो आपको डॉक्टर तुरंत ओफ्लॉक्सासिन लिख देता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिख देता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये फेमस ड्रग है, तो आपके दिमाग में कहीं ये ना जाए कि ये फेमस है तो ये सबसे पहले यूज़ होती होगी, इसीलिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। जो सबसे पहला क्यूनोलोन एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो है वो प्राप्त हुआ था, और ये काफ़ी क्या कह सकते हैं आप, फेमस क्लास है एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की, तो वो थी हमारी नैलीडेक्सिक एसिड। नैलीडेक्सिक एसिड को 1962 में जो है वो प्राप्त किया गया था, और ये सबसे पहला एजेंट था जो कि थेरापेटिकली यूज़ किया गया एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में। और आजकल तो बहुत सारे हैं, ओफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, या फिर इनोफ्लॉक्सासिन है, बहुत सारे ड्रग्स जो हैं आज के डेट में ये अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंजाइम आर द टारगेट फॉर द क्यूनोलिन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स? क्यूनोलोन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स को अगर हम लोग देखते हैं और उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एंजाइम्स को पे जा करके बाइंड करते हैं, टारगेट करते हैं, और उनको डिस्ट्रॉय करके अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं। एंड दैट एंजाइम इज टोपोआइसोमेरेज, जो कि डीएनए के क्या नाम है, मल्टीप्लिकेशन फेज में वो डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को रोकने के काम में आता है। तो टोपोआइसोमेरेज जो है मतलब उसको करता है, और ये ड्रग जो है उसे रोकती है। टोपोआइसोमेरेज जो है वो टारगेट है क्यूनोलिन के लिए, क्यूनोलोन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कैटेलाइजिंग द रिलीज ऑफ द स्ट्रेन इन द डीएनए रिजल्टिंग फ्रॉम द सुपर क्वाइलिंग। 1 से 2, 2 से 4 जो मल्टीप्लिकेशन स्टेज है उसमें टोपोआइसोमेरेज का काम होता है। और अगर हमारी ड्रग जो है वो टोपोआइसोमेरेज पे जाकर
के बाइंड कर जाएगी तो वो अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगा, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन जो है वो रुक जाएगी और बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which region of the fluoroquinoline skeleton is involved in the binding interaction with the DNA in the tertiary complex formed between the DNA टोपोआइसोमेरेज एंड द ड्रग। देखिए अभी जो आपने मैकेनिज्म देखी वही मैकेनिज्म पे ये प्रश्न है, लेकिन जो हमारा ड्रग है अगर हम देखें उसके सार जब हम पढ़ते हैं क्विनोलोन्स का, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी ड्रग है उसके 3-4 रीज़न हमें दिखाई देते हैं। रीज़न ए जो है जो कि 6th पोजीशन और 7th पोजीशन पे हमको 7th और 8th पोजीशन नहीं 6 एंड 7 पोजीशन वहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। जो हमारा ये कीटो ग्रुप वाले हैं, ऊपर वाला रीजन जो कि ग्रुप डी है हमारा या रीजन डी है हमारा, ग्रुप सी जो है हमारा या रीजन सी जो है वो है हमारे सी OH ग्रुप का जो OH पार्ट है या H पार्ट है जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, और जो हमारा N1 जो नाइट्रोजन का पार्ट है जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और हमें एक्टिविटी पे डिफरेंट पोटेंसी पे जो इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो पूरा रीज़न हमें दिखते हैं 4 रीज़न, इन चारों रीज़न के अलग अलग काम है। अभी मैं आगे इस सार पे भी एक क्वेश्चन लूँगा और वहाँ पे आपको इनको बताऊँगा। तो जो हमारा रीज़न डी है वो सबसे ज़्यादा प्रॉन होता है फॉर द अटैचमेंट टू द टोपोआइसोमेरेज जो एंजाइम है उस पर बाइंड करने के काम में आता है, और वहाँ से फिर वो अपना एक्शन जो है वो ड्रग शो कर पाती है। तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, रीज़न डी, क्योंकि यही रीज़न है जो कि टोपोआइसोमेरेज के साथ इन्वॉल्व करता है। बाकी सारे के सारे और जो रीजन्स हैं, रीज़न ए, रीजन सी, रीजन बी, वो टोपोआइसोमेरेज के साथ बाइंड नहीं करते, वो उनके काम जो हैं वो कुछ अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वुड बी अ फिजिबल इंटरमीडिएट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फ्लोरोक्विनोलिन्स हैविंग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर आपको कुछ इस तरीके का प्रश्न मिले जहाँ पर ये एक्चुअली में सिंथेसिस से रिलेटेड है और जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ABCD 4 जो स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए हैं, हम सभी लोगों ने जब फ्लोरोक्विनोलिन्स की सिंथेसिस हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें एक ऐसा ग्रुप चाहिए जहाँ से साइक्लाइजेशन की प्रक्रिया आसान तरीके से की जा सके। तो जो स्ट्रक्चर बी आपको दिखाई दे रहा है दैट स्ट्रक्चर इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे ऐसा क्यों है कि जो कि फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है सेकेंड स्टेप में, शायद वहाँ पर इंटरमॉलिकुलर साइक्लाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो पोजीशन नंबर 4 पे, और साथ ही साथ एक एस्टर सब्स्टिट्यूएंट भी चाहिए पोजीशन नंबर 3 पे, और ये दोनों बात जो है वो फुलफिल केवल बी स्ट्रक्चर कर रहा है। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा बी होगा, क्योंकि आप सी, डी और ए में देखिए या तो पोजीशन 4 पे आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है या तो एस्टर सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं दिख रही है। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम हैज़ द करेक्ट नंबरिंग सिस्टम फॉर द फ्लोरोक्विनोलिन। फ्लोरोक्विनोलिन्स में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नंबरिंग सिस्टम जब आप इसका नंबरिंग करेंगे तो बहुत ही काम की चीज़ होती है, और उस पर यह भी पूछा जाता है कि फ्लोरोक्विनोलिन्स में जो नंबरिंग सिस्टम हम लोग देख रहे हैं उस पर क्या नाम है, खास बात ये है कि फ्लोरो कहाँ लगा हुआ है, फ्लोरो ग्रुप कहाँ लगा है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अब इसकी नंबरिंग अगर देखिए आप तो इसकी नंबरिंग सिंपल, जो नाइट्रोजन है हमारा वहाँ से शुरू होती है 1 2 3 4, और उसके बाद जो क्या नाम है जो फ्यूज्ड कार्बन्स हैं रिंग के उनकी नंबरिंग सबसे लास्ट में करते हैं, इसीलिए उसके आगे चला जाएगा 5 6 7 और 8। इसलिए जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, डायग्राम ए, क्योंकि डायग्राम ए में ही बिल्कुल सही नंबरिंग जो है वो दी गई है, नाइट्रोजन से शुरू की गई है और ऊपर से C+O के बगल से 4 के बगल वाले कार्बन को छोड़ करके 5वें से शुरू किया गया, क्योंकि वो एक फ्यूज कार्बन है, वहाँ पे नंबरिंग नहीं की गई है। बी वाले में देखिए शुरू तो सही किया गया था, लेकिन जो 5th कार्बन की जो नंबरिंग की गई है वो गलत है यहाँ पर, और डी और सी तो बिल्कुल गलत हैं क्योंकि वो नंबरिंग जो है वो नाइट्रोजन से शुरू ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूल सोन। एक इस तरीके के प्रश्न काफ़ी आते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो है ड्रग का दे दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी ड्रग का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी फेमस ड्रग है हमारी और उसका स्ट्रक्चर है, और इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको, क्योंकि इसकी सिंथेसिस भी आपके सिलेबस में, तो इसीलिए जो है आप इसको जानते हैं, दैट इज़ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और इस तरीके का कोई भी ड्रग का भाई स्ट्रक्चर दे सकता है। तो जितनी भी ड्रग्स हैं आपके सिलेबस में एक बार उनका स्ट्रक्चर आप जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न तो काफ़ी आ सकते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करेंगे तभी जब आपको स्ट्रक्चर उनका पता हो। सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रक्चर को याद रखने का, सार पढ़ लीजिए। सार पढ़ने पे आपको काफ़ी कुछ जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रग के समझ में भी आ जाते हैं, याद भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अकॉर्डिंग टू स्टार स्टडीज ऑफ क्विनोलिन, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पहले कि हम लोग अभी एक सार का क्वेश्चन लेंगे, और इसमें जो है हम लोग जब देखते हैं तो क्या क्या बातें हमें देखने को मिलती हैं। पोजीशन 6 सब्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्प करता है सेल वॉल के पेनिट्रेशन को। पोजीशन 7 सब्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है पोजीशन नंबर 3 पे वो फार्माकोफोर एक मॉइटी है। N1 सब्स्टिट्यूशन जो है वो इन्हांस करता है पोटेंसी को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर हम इसके सार को एक पिक्चर में देखने की कोशिश करें तो बिल्कुल सही बात है, जो हम रीजन्स बात कर रहे थे, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी और रीजन डी, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है यहाँ पर भी। आप देखिए कि जो हमारा पोजीशन नंबर 6 है वो सेल वॉल पेनिट्रेशन में मदद करता है। पोजीशन नंबर 7 जो है वो हमको स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी प्रदान करता है। N1 पे जो हमारे सब्स्टिट्यूशंस हैं वो पोटेंसी को क्या नाम है इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो हमारा COH ग्रुप लगा हुआ है वो फार्माकोफोर है। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। इसमें से एक दो चीज़ भी पेपर में पूछी जा सकती है। जो सार वाले क्वेश्चन है, चाहे वो यूनिट 2 में हमने दिए हो आपको या यूनिट 3 में दिए हैं, इसमें हम लोग हर बात करने की कोशिश करते हैं जानबूझ करके, तो क्योंकि इससे कुछ भी एग्ज़ाम में कोई 1 या 2 पॉइंट भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, ई, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द नेलिडिक्सिक एसिड। नेलिडिक्सिक एसिड का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें कौन सा बेसिक रिंग न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो पहले तो हम लोग नेलिडिक्सिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर याद करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नैप्थलीन जैसा स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 बेंजीन जैसी रिंग है, और इन दोनों रिंग में से एक एक नाइट्रोजन को क्या कर लिया गया है, रिप्लेस किया गया है बाय द कार्बन को रिप्लेस किया गया है बाय द नाइट्रोजन। तो ये जो रिंग होगी इसी को हम क्या कहेंगे, 1,8 नेप्थाराइडीन रिंग, क्योंकि ये नेप्थीन जैसी देखने को मिल रही है, तो इसीलिए 1,8 नेप्थाराइडीन रिंग जो दिख रही है वही है हमारी नेलिडिक्सिक एसिड की क्या नाम है बेसिक रिंग, या फिर बेसिक न्यूक्लियस, या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो 1,8 नेप्थाराइडीन रिंग इज नोन एज basic nucleus in the nalidixic acid. Next question is, what is the mechanism of action of fluoroquinolines? Fluoroquinolines का mechanism of action क्या है? Alteration of cell membrane permeability, inhibition of bacterial cell synthesis, inhibition of DNA gyrase, या फिर inhibition of phospholipase C। तो अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि ये DNA टोपोआइसोमेरेज के साथ जुड़ता है और इस तरीके से वो इनिबिशन करता है DNA जो क्विनोलिन्स होते हैं वो इस तरीके से करते हैं। तो फ्लोरोक्विनोलिन्स क्या करते हैं, ये इनिबिशन करते हैं DNA गायरेज का। तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, दैट इज इनिबिशन ऑफ DNA गायरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोफ्यूरोटोइन इज। नाइट्रोफ्यूरोटोइन का स्ट्रक्चर आप जब देखते हैं और उसकी सिंथेसिस जब आप स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सिंथेसिस की पढ़ी भी थी, तो हमने सबसे सिंपल जो चीज़ हम लेते हैं स्टार्टिंग में वो हम लेते हैं हाइड्रोजीन। रिएक्शन इसकी NH2 यानी दैट इज़ हाइड्रोजीन, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपके सामने सिंथेसिस है। हाइड्रोजीन की जो क्या नाम है रिएक्शन है वो हम लोग क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ कराते हैं, और इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद ही जो है हमें आगे चल करके ड्रग जो है वो प्राप्त होती है। जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो हाइड्रोजीन है। कई बार क्लोरोएसिटिक एसिड भी दिया जा सकता है, या एसिटाइल क्लोराइड जैसे हम बोल सकते हैं, वो भी आपको मिल सकता है। तो ये दोनों भी रहेगा तब भी आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजीन ऑप्शंस में दिया हुआ है, इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द इनिबिटर ऑफ वायरल प्रोटीएज। देखिए जो हमारी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जो आपका लास्ट टॉपिक है एंटीवायरल इस यूनिट में, उसके अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन ही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काफ़ी। तो हमें ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे क्लास के हिसाब से हम उसको याद कर लें अगर क्लासिफिकेशन, तो इस पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि ये एक प्रश्न है, यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो है सेकेंडरी। और जो एक्सप्लेनेशन में आप देखिए हमने लिख दिया है कि एसिक्लोविर जो है वो इनहिबिशन ऑफ वायरल DNA सिंथेसिस करती है, इस पर काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। जेसिटिबीन है या फिर नेवेप्रिन है, ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनिबिटर्स के रूप में काम करती हैं, इनिबिशन करती हैं वहाँ पर। तो ये याद रखने की बात होगी क्लासिफिकेशन से कि हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे जो, या मोड ऑफ एक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन जो है वो उसे पढ़ लें। तो इस पर काफ़ी प्रश्न जो है वो एंटीवायरल एजेंट्स के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर बेस पे भी क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, और स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन पे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एडामेंटेड डेरिवेटिव कौन सा है इनमें से, तो सिर्फ एक ही ड्रग है जो कि एडामेंटेड डेरिवेटिव यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट इज
रिमेंटिडिन के स्ट्रक्चर में हमें एमेंडाडिन जो रिंग है वो देखने को मिलती है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसी ड्रग का स्ट्रक्चर है, नाम लिखना छूट गया है, बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिमेंटिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच पॉइंट इन द रेप्लिकेशन साइकिल अपीयर्स मोस्ट इजिली ब्लॉक्ड बाय एंटीवायरल। ठीक है, तो एंटीवायरल के द्वारा कौन सी रेप्लिकेशन साइकिल को सबसे ज़्यादा तरीके से ब्लॉक किया जाता है, या आप कह सकते हैं इजीली इनका मोड ऑफ एक्शन में लिया जाता है। तो जो है वायरस का एब्जॉर्प्शन है, वायरस का पेनिट्रेशन है, वायरस आरएनए या डीएनए का रेप्लिकेशन है, या फिर एग्जिट ऑफ द वायरस फ्रॉम द सेल। देखिए अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय वायरल बीमारी फैली हुई है कोरोना के नाम से, और उसके भी जो इलाज करने की कोशिश की गई, जितने भी एंटीवायरल्स यूज़ किए गए या जो वैक्सीनेशन भी वगैरह हम लोग भी जो बना रहे हैं, वो सब कुछ जो है या तो आरएनए डीएनए के ऊपर ही जो है वो सब कुछ चल रहा है। तो इसीलिए जो अभी एंटीवायरल्स बनते हैं वो इजीली ब्लॉक करते हैं वायरस के आरएनए और डीएनए के रेप्लिकेशन को। यही उनका मेजर पॉइंट होता है फॉर द मोड ऑफ एक्शन। तो जो आंसर होगा हमारा वो वायरल आरएनए एंड डीएनए रेप्लिकेशन वाली साइकिल को ब्लॉक करने का काम करते हैं एंटीवायरल्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी एक स्ट्रक्चर के बेस पे ही है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल ड्रग्स, आंसर पहले ही आ गया इसमें, आर द एनालॉग्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एक्सेप्ट। देखिए जो जिबरेलिन है हमारा, एसाइक्लोवीर है या डाइनोसाइन है, ये सब के सब जो हैं वो एनालॉग्स होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के। यहाँ पर हमें प्यूरीन पायरिमिडीन रिंग में से कोई रिंग जो है वो देखने को जरूर मिलती है, और ये जो है उसी तरीके से अपना एक्शन भी शो करते हैं। पायरिमिडीन रिंग जनरली हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये न्यूक्लियोसाइड जैसी स्ट्रक्चर इनके जरूर होते हैं, लेकिन जो हमारा सेकेंडर है यहाँ पर हमें कोई न्यूक्लियोसाइड देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो आंसर होगा वो डी होगा। आंसर तो पहले ही आपको दिख गया था, बट ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको दिया। तो ये क्वेश्चंस तो हैं ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस के जैसे और क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का आप तैयारी कर सकते हैं। ये भी मेरा एक हम लोगों का जो एक प्रयास है वो यही है कि आप जो है इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो बहुत आसानी से आप केवल क्लासिफिकेशन सामने रखिए और इस तरीके के प्रश्न आपके जो हैं वो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। काफ़ी पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न, तो इसलिए आपको इनको तैयार कर लेना चाहिए। तो ये थे आज का हमारे 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3 फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। आपको लगता है कि कुछ और प्रश्न है जो कि छूट रहा है हमसे और आप चाहते हैं कि वो भी इस पर इंक्लूड हो, तो प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर भी करेंगे और उसको जो हम एक कम्प्लीकेट पूरा एक 5 यूनिट का एक साथ हम एक आपके लिए मॉडल पेपर या कह सकते हैं एक और वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम उसे ज़रूर ऐड भी करेंगे। अगर आपको इस कोई सजेशंस हैं आपके तो वो भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ क्या नाम है जो इसका PDF है का लिंक है वो कुछ दिनों में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।